नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में आज के हमारी मेहमान हैं देवयानी राणा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की लायक फायक सुपुत्री, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मुंतखब हुई हैं 2025 में ज़िमनी इलेक्शन में नगरोटा से उनके वालिद के इंतकाल के बाद। देवयानी, शुक्रिया आपका। आप आज हमसे बात कर रहे हैं और तफसीलन मैं इतना ही बता दूंगा अपने नाजरीन को कि आपके स्वर्गीय वालिद साहब जो थे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे जम्मू कश्मीर में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे, उमर अब्दुल्ला की सरकार में चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र रहे और बहुत ही अहम पोजीशंस पे थे। फिर पार्टी में भी वो अहम पोजीशंस पे थे। बाद में वो आखिरी सालों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। हम आपसे ही जानना चाहेंगे आपका सियासी पस मंज़र क्या है। जब राणा साहब ने अपने आखिरी कुछ दिनों में हमें बोला कि नगरोटा उनका परिवार है और उनके परिवार की सेवा करनी है, तो उस समय आपको अगर सच बताएं तो हमें बड़ा उम्मीद था कि राणा साहब स्वयं ठीक हो जाएंगे और वापस आएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। पर ऊपर वाले को जो मंजूर है उससे तो कोई लड़ नहीं सकता। तो जिस प्रकार से राणा साहब ने हाईएस्ट मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की झोली में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट डाली थी, उसी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने 1 महीना जो अपना विधि पूर्वक जितने भी हमारी पूजा होती है वो सारा करके हम मैदान में उतरे और भारतीय जनता पार्टी का हमने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया, उनका दामन थाम के हमने 1 साल के बाद चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर लोगों ने हमें पूरे साल आशीर्वाद दिया, उसी का आपको एक जो नतीजा है आज दिख रहा है। तभी हम आपके सामने हैं और मेरा तो बहुत सौभाग्य है कि हमें बहुत बड़े वरिष्ठ सियासतदानों ने बहुत आशीर्वाद दिया है और जितना कुछ हम सीख रहे हैं वो हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक युवा नेता होने के वजह से हमारे बड़ी ज़रूरी है कि हम जितने भी लोग हैं उनकी जो भी बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं उनको अपनाएं और अपने लोगों में जो सबसे बेहतरीन तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं वो करें। जानना चाहेंगे थोड़ा सा पीछे जी, क्योंकि आप हादिसतन आई, वालिद का इंतकाल हुआ एक ऐसे वक्त पर जबकि किसी को अंदाज़ा नहीं था, अभी यंग थे वो। तो इससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से जी, आपने कर लिया था। तो उसके बाद आपका क्या अपने जहन में क्या प्लान था, आपका शौक़ क्या था, किस फील्ड में जाना चाहते थे? जी मेरा UCLA से मैंने इकोनॉमिक्स में मेरी मेजर था और फिल्म टेलीविज़न डिजिटल मीडिया का माइनर था। जितने साल हम अमेरिका में रहे हैं हमने काफ़ी सारे नॉन प्रॉफिट्स में काफ़ी सारे काम किया था, काफ़ी सारे ग्रास रूट्स मूवमेंट्स में योगदान दिया था। हमने पूरे कॉलेज के दौरान काम किया था और मेरा फोकस स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में रहा है। मेरा बैकग्राउंड क्योंकि स्टैटिस्टिकल इकोनॉमेट्रिक्स में था तो हमने वो सब इंटर्नशिप्स भी की हैं वहाँ रहते हुए। और जब वापस आए हम 2018 में तो हमने सोचा कि एक नई सिरे से एक मीडिया लैंडस्केप में कार्य करें और जो हमने सीखा था वो हम यहाँ पर भी लाएं। और क्योंकि हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए थे जिनमें से कुछ अमेरिकन पब्लिकेशंस, ग्लोबल पब्लिकेशंस में जैसे बज़फीड और हफिंगटन पोस्ट UK में उसका वो फीचर भी हुए थे, तो हमने सोचा वही सारा काम हम यहाँ करें। 2018 में हम वापस जम्मू आए थे और उसके बाद हमने काफ़ी सारे PSAs शूट किए थे। काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा क्योंकि उस समय 2G इंटरनेट का दौर था, पर हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे PSAs बनाए थे और काफ़ी सारे विमेन एम्पावरमेंट को लेके डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वर्किंग कर रहे थे। उसी को शॉर्ट फॉर्म में कर आज भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा कार्य जो है वो उस प्रकार से है कि लोकल टैलेंट को उजागर करना। और मेरा बड़ा फोकस वही रहा है कि मीडिया के माध्यम से जो जागरूकता लोगों में लाना कि किस प्रकार से लोकल टैलेंट जम्मू कश्मीर का एक नैरेटिव के तौर पर बदलने के तौर पर किया था। क्योंकि उस समय आपको पता ही है कि क्या एक प्रतिक्रिया चल रही थी मीडिया में, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एक ही बात चलती है और बचपन से ही हमने देखा है कि अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी मीडिया में बात होती थी तो एक ही लेंस से की जाती थी और हम उस लेंस को तोड़ना चाहते थे। तो हमने बहुत सारे यूनिक
स्टोरीज़ भी की, जिसके माध्यम से एक नए सिरे से लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट किस प्रकार का है और अलग अलग सर्कमस्टांसेस में भी किस प्रकार से अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो थ्राइव करती हैं। शौक किस चीज़ में जाने का था? कि आपको पहले से पता था कि मुझे सक्सेसर बनना है राणा साहब का, या आपको अभी कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या करना है आगे? देखिए, मैंने स्वयं स्कूल में 4 साल स्टूडेंट काउंसिल में थे, इलेक्शन लड़कर स्टूडेंट काउंसिल में थे। फिर उसके बाद हम जब कॉलेज गए थे वहाँ पर भी हम इंटरनल वाइस प्रेसिडेंट थे अपने हाउसिंग काउंसिल के। तो मेरे लिए अगर पॉलिटिक्स अगर मेरा गोल होता तो 2018 से लेके 2024 तक मेरे पास बहुत समय था कि राणा साहब के ही ट्यूटलेज में मैं सियासत में उतरती। पर मुझे जम्मू वापस आना था। जब मैं बाहर भी गई थी तो घर वापस आने की मेरी पूरी इच्छा थी, और ये नहीं था कि दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, मुझे जम्मू वापस आना था और अपने ही लोगों में, अपने ही कल्चर में वापस योगदान देना था। और मेरे पास बड़ा समय था और राणा साहब की मेंटरशिप भी थी। अगर मुझे करना था कुछ ऐसा तो मैं कर सकती थी, पर मुझे कभी भी ये नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स करना है। ये तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद अगर समय ज़्यादा भी होता या कुछ और रूपरेखा बनती, राणा साहब अगर हमारे बीच 20, 30, 40 साल और होते तो डायनामिक्स बहुत अलग होते। तो क्योंकि राणा साहब ने अपना पूरा जीवन 25 साल अपने लोगों की सेवा में लगाए, जाते जाते भी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे लोगों का ध्यान अब आपने रखना है, तभी हम इस मैदान में उतरे। अच्छा, उन्होंने वसीयत की थी कि आप भी पॉलिटिक्स में आएँ, क्योंकि आप 2 बहनें हैं। हम 3 हैं, हम 2 बहनें, 1 भाई हैं। एक भाई जी। और सबसे उम्र में सबसे बड़े हम हैं और सबसे देर प्रोफेशनल भी जीवन हमारा ही रहा है। हम 2016 में हमारी पढ़ाई ख़त्म हुई थी, तब से हम काम कर रहे हैं। मैं एक एक्टिव वर्किंग प्रोफेशनल जनवरी 2013 से हूँ और 2008 से मैं एक सेल्फ टॉट ग्राफिक डिज़ाइनर, सेल्फ टॉट वीडियो एडिटर और एनिमेटर हूँ। और मैं 2008 से ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। स्कूल में हमारा इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन भी था। हमारे आज के मीडिया पर्सनल तब से हमें जानते हैं, आई डोंट नो अगर मैं उनका नाम ले सकती, मैंने उनसे कंसेंट नहीं लिया, पर वो बहुत बड़े दिग्गज हैं जर्नलिस्ट में, आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं। और वो हमारे वहाँ पर कंपटीशन के जज थे। तो जो पहली डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी वो नगरोटा के ही माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट पे बनाई थी। और वहाँ पर जो पापड़ बनाया जाता था 2008-9 की बात है, उसको फीचर करके उसके माध्यम से हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इनफैक्ट वही डॉक्यूमेंट्री का प्रयोग करके हमने जो कॉलेज एप्लीकेशन बनाई थी उसकी सीडीज़, मुझे आज भी याद है, सीडीज़ बना के, पैम्फलेट बना के अपनी फोटोग्राफी का वो भेजा था एज ए सप्लीमेंट्री मटेरियल जब कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो उसमें भी बड़ा योगदान रहा। नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा मैं कि आप एक बिज़नेस फैमिली से हैं और पॉलिटिकल फैमिली से हैं। आपके वालिद साहब जो थे वो एक बिज़नेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, और जैम कैश व्हीकल एड्स के मालिक, और उसके बाद जैम कैश ट्रक्स, और उसके बाद आपका टेलीविज़न, टेक वन टेलीविज़न, आप इसके जो मालिक ख़ानदान है उससे ताल्लुक़ रखती हैं। तो मीडिया आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आपने बता दिया कि डॉक्यूमेंट्री वगैरह इस पर हम काम कर दे थे। तो लेकिन ये बात है कि आपके जहन में ये नहीं था कि क्योंकि इनका इंतकाल जो हुआ वो बिल्कुल ही किसी को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से ये श्रीनगर आए, तो वहाँ पे जब उन्होंने हल्फ ले लिया असेंबली में, तो वापस जब आ रहे थे जम्मू, तो एयरपोर्ट से उन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे बात की। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो जहाज़ जम्मू जाने वाला है इस पर कोई बॉम्ब थ्रेट है, ये शायद मतलब ऑपरेट ही नहीं हो जाएगा, तो हम सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे वहाँ पे ललित में। तो मैं इस हिसाब से था। बाद में उन्होंने जम्मू पहुँच करके कहा नहीं वो ऑपरेट हो गया। अब मुझे याद नहीं वो दिल्ली चला या जम्मू चला उस दिन, लेकिन वो ऑपरेट हुई फ़्लाइट।
तो उसके बाद कुछ ही दिन के बाद हमने सुना कि उनका इंतकाल हो गया है। तो ये बिल्कुल ही एक हादसा था जो आपको मतलब दरपेश आया और अचानक ही ये फैसला लेना पड़ा कि पॉलिटिक्स में आना है। अब एक बात इसमें है, वो ये है कि जो राणा साहब का सियासी पस मंज़र था, जिसको हम मतलब जिससे हम मानूस हैं, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि काफ़ी नज़दीकी साथी थे हमारे पूरे इन 25 साल में, तो ये एक सेक्युलर माइंडेड बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे और ये कश्मीर में थे जहाँ पे बहुत सारे लोग जो इनकी यहाँ की जम्मू की पॉलिटिक्स है उसके साथ अपने आप को हम आहंग नहीं करते हैं। तो बल्कि मुझे याद है कि 2008 में भी जिस वक्त वो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे तो उस वक्त ये बिल्कुल सहमे हुए से ये कह रहे थे कि देश के गद्दारों को नारे चलते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बिल्कुल एक वोल्ट फास्ट बिल्कुल ही एक चेंज करके अपने आप को वहाँ पे ले लिया भारतीय जनता पार्टी में। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या मजबूरी थी बीजेपी में जाने की? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसमें योगदान ज़रूर मीडिया का भी परसेप्शन बिल्डिंग का है। हाल ही में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर भारत के नागरिकों की पार्टी है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा जी। आप भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आपको रोकेगी। उसमें कोई भी अगर ऐसी ताकत है जो भारत के खिलाफ है, भारत के विरोध में खड़ी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है और इसमें कोई दो राय ही नहीं है और इसमें कुछ गलत ही नहीं है। एज अ पेट्रियाटिक सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट नेशन मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि भारत के को बेहतर बनाने में जो योगदान देगा उसी भारतीय नागरिक के साथ हमें खड़े रहना चाहिए। और जो भारतीय नागरिक भारत के खिलाफ खड़ा है तो उनसे तो मेरा ये भी निवेदन है कि आप भारत जिस कगार पे आज है, विश्व में जो योगदान हम दे रहे हैं उसमें अगर आप योगदान नहीं देना चाहते तो जहाँ योगदान देना चाहते हैं तो आप वही अपना देश समझिए और वहीं आप अपना निवास भी रखिए। क्योंकि अगर आप भारत जैसे एक इतने विशाल देश में अपना योगदान नहीं देना चाहते और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना योगदान दे रहा है उसमें आपको कोई क्रूड़ियाँ दिख रही हैं तो मुझे तो वो बात समझ भी नहीं आती है। आई एम एन एब्सोल्यूट पेट्रियट। मैं जब अमेरिका भी गई मैंने उसी दृष्टिकोण से किया कि जो भी सीखेंगे वो वापस आएंगे। मेरी परिवार में लोगों ने आज भी एक्टिव मिलिट्री सर्विस में हैं, भारतीय सेना के मतलब मेजर्स हैं, कैप्टन्स हैं, कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं हमारी फैमिली में। तो हम एक उस विचारधारा से आते हैं कि देश के योगदान, देश को आगे बढ़ाने में योगदान हमें देना और भारतीय जनता पार्टी वो करती है। साथ में साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो दृष्टिकोण हमने मीडिया के माध्यम से बनाई है और ख़ास तौर पे जो हम सोच रखते हैं या तो आरएसएस की या बीजेपी की, इसमें आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हाल ही में एक ट्रांस इंडिविजुअल की वर्कशॉप की गई थी और जो एक ट्रेडिशनली लेफ्ट लिबरल विचारधारा सोची जाती है वो अगर हम अपनी प्रतिक्रिया से कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय नागरिक सबका साथ सबका निवास मतलब हर भारतीय नागरिक का हाथ थामकर हर भारतीय नागरिक का उत्थान करना है, भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व है। तो अगर इस विचारधारा से संघ परिवार और भाजपा आगे बढ़ रही है तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। ट्रांस कम्युनिटी जो आप ट्रेडिशनली लेफ्ट लिबरल सोच के साथ रखते हैं तो उसमें तो कोई लेफ्ट और राइट है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है भारत के हर नागरिक मीन्स एवरी कम्युनिटी दैट रिक्वायर्स अपलिफ्टमेंट उनको वो दिया जा रहा है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है वो तो मैं आपसे पूछूंगी, इसमें क्या गलत है? अगर कोई भारत के खिलाफ आंख उठाकर देख रहा है उसको भारतीय नागरिक उसके साथ ना जुड़े, ये सोच गलत कैसे हो सकती है? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैंने ये कहा कि ये काफ़ी साल 24-25 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे जिनका नजरियाती तौर पे कॉन्फ्लिक्ट है भारतीय जनता पार्टी। और इसका जो सवाल का जवाब है स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने स्वयं मीडिया के माध्यम से भी, एंड इट्स फॉर पोस्टेरिटी ऑन द इंटरनेट फॉर एवर, उनका सवाल, इस सवाल का जवाब उन्होंने स्वयं दिया। मुझे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया पहले दिन से ही और जिस प्रकार से काफ़ी दिग्गज सियासतदानों ने
अपनी पूरी जितनी भी वो मदद कर सकते थे की, जितना मार्गदर्शन दे सकते थे दिया। और मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ऑन द रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू पुट कि आई एम ग्रेटफुल टू द भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। डे वन से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मुझे कोई इसमें मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने 3 बारी जब वोट डाला है तो 2 बारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी के माध्यम से, और हमारे माननीय विधायक श्री विक्रम रंधावा जी को डाला है। तो जब से मैंने भारत में वोट डाला है तो भारतीय जनता पार्टी को एक भारतीय नागरिक होने के नाते डाला है। तो इसमें मुझे कोई क्वाल्म्स नहीं है बोलते हुए कि हालांकि माना जाता है कि राणा साहब का पॉलिटिकल करियर किस प्रकार का था, पर मेरा पॉलिटिकल करियर एक अलग परिस्थितियों में हुआ है और एक अलग सर्कमस्टांसेस में हुआ है और एक अलग प्रकार से हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो सवाल आप पूछना चाहते हैं उसका जवाब भी मैं आपको अभी दूं कि पॉलिटिकल एफिलिएशन इज माय प्रोफेशन, पॉलिटिक्स इज माय प्रोफेशन, इट डज नॉट ब्लीड इनटू माय पर्सनल, मतलब जैसे मैं आपसे बात करूं तो वो मेरा पर्सनल है, आपके साथ निजी जो मेरा व्यवहार है वो सबके लिए मेरे मन में मान सम्मान है। मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे माध्यम से कभी भी किसी को ये ना लगे कि उनकी रिस्पेक्ट हमने मेंटेन नहीं की, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं। हम आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे छोटे सियासतदान हैं, मैं सबसे छोटे विधायक हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग मेरे से 30-30, 40-40, 50-50 साल भी बड़े हैं उनका मान सम्मान करना मेरी सभ्यता में ही है, मेरी अपब्रिंगिंग में ही है। और मुझे याद रखना है कि राणा साहब जहाँ पर भी हैं स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, वो ना सिर्फ हमारे सियासी करियर को देख रहे हैं पर हमारे निजी स्वभाव को भी देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सबका मान वो करते थे, मेरा भी वो फ़र्ज़ बनता है। तो वो पॉलिटिकल एफिलिएशन से कोई इसका लेना ये बात सही है कि आप यंगेस्ट एमएलए हैं और आपके साथ साथ शगुन परिहार भी जो किश्तवाड़ से हैं, दोनों 30 साल की उम्र में हैं। आप दोनों यंगेस्ट एमएलए हैं। 31 शी इज 31, 31, हम दोनों 31 हैं। आई थिंक वो मेरे से कुछ महीने बड़े हैं, कुछ महीने बड़े। शायद जून में उनका जन्मदिन होता है, हमारा शायद अक्टूबर। तो यू आर द यंगेस्ट, हालांकि वो भी आपके साथ साथ ही हैं। हम आपको एक बात बताएं तो जो माननीय विधायक सुश्री शगुन परिहार जी हैं, उन्होंने हमारा सीनियर लेजिस्लेटिव असेंबली में सीनियर होने के जो माध्यम से जो हमें गाइडेंस दी है, जो सपोर्ट दिया है, और ख़ास तौर पर एक इतनी यंग एज पर 2 महिलाएं जब सांसद में गई तो मुझे लगता है कि उनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप हिचकिचाते हैं पर उनसे बात करना बड़ा आसान है, बहुत सरल स्वभाव की इंसान है वो। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अगर सबसे मतलब अगर गंभीर विषय भी है और सबसे लाइट विषय भी है तो दोनों पे हम उनसे एक बहन होने के नाते बात कर सकते हैं। और उन्होंने जब भी हमने कुछ उनसे एडवाइस मांगी है, सपोर्ट मांगी है, तो उन्होंने वो ज़रूर हमें दी है। वो जब भी सुश्री शगुन परिहार जी से हमने एडवाइस मांगी, सपोर्ट में मांगी है, उन्होंने हमें ज़रूर दी है। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने तो दी है, वो हमारे हम उम्र हैं, पर हमसे बड़े मतलब 50 साल बड़े भी हैं, वो भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें सपोर्ट दे रहे हैं। तो बहुत एक राणा साहब की वजह से ही बहुत आशीर्वाद हमें मिला है और हम बहुत कृतज्ञ हैं कि ये जो सफ़र है, हमने जब इसको अंडरटेक किया तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ राणा साहब के किए हुए वादों को पूरा करने के लिए किया। पर उस मिशन में लोगों ने भी बहुत योगदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है।
तो राणा साहब की डॉटर, उनकी फैमिली मेम्बर होने के नाते क्या आपको आइडिया है कि आखिरी अयाम में वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी कहा था कि जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन के लोग आए तो जब उनसे वो मिले थे तो बाद में कुछ लीडर्स ने वो नाराज़गी का इजहार किया, तो उन्होंने ये खुद ही चले गए। जो चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है उस पर ना तो मैं टिप्पणी करूंगी, और मुझे लगता है बहुत कुछ है जो राणा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बात की हुई है। अगर इन कॉन्फिडेंस उन्होंने किसी को कुछ बोला है तो मैं उम्मीद करूंगी कि उस कॉन्फिडेंस को वो बरकरार रखेंगे। और मैं ये भी कहूंगी कि किसी ने क्या किसको बोला, अगर उसका कोई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं है तो मैं उसको सच या झूठ भी नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ नहीं हुई है। तो जो चीज़ नहीं हुई है, ना मेरे सामने हुई है, ना मेरे से उस पर बात हुई है उस विषय पे, तो मेरे लिए वो चीज़ नहीं हुई है। मेरे पास आज जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं राणा साहब के, चाहे वो नेशनल मीडिया के माध्यम से हैं या लोकल मीडिया के माध्यम से, वो सारा ऑन रिकॉर्ड है। उनका पॉलिटिकल करियर, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो सारा ऑन द रिकॉर्ड है, और एक्सटेंसिव मीडिया उसमें कवरेज है और एक्सटेंसिव उनके वहाँ पर क्या उन्होंने बोला। घर वो आते थे, जब भी हम उनके साथ बड़ा मजाक करते थे, हम उनको कहते थे कि ये घर जो है ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का घर है। आप आते हैं, आप देखते हैं आपके 4 किराएदार जिंदा हैं कि नहीं, आप वापस चले जाते हैं अपने परिवार के साथ। सो राणा साहब के लिए उनके जीवन में एक बहुत आयरन कर्टन था। उनके परिवार के साथ जो वो विषयों पे चर्चा करते थे उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, और सियासत में पॉलिटिक्स नहीं, ना ही हमें ज़रूरत पड़ती थी। हमारे पास हमारे पिताजी जो हैं वो दिन के 1 घंटे ही हमें मिलते थे, तो सियासत पर बात करना ना हमें ज़रूरी लगा और ना ही हम करते थे। इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं हमें लगी कि हमें इस विषय पे चर्चा करनी है। हमारे पास लकीली राणा साहब स्वयं भी बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, हम भी बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, उस पर चर्चा करते थे, या कोई अगर नई इन्वेंशन आई है उस पर बात करते थे, या रोज़मर्रे की जो 100 बातें होती हैं उस पर करते थे। पर सियासत की बात करना हमें ना ज़रूरी कभी लगा, ना ही हम करते थे। जब आप असेंबली में गए इलेक्शन जीतने के बाद, और ये अच्छी बात है कि आपने 24,000 की मार्जिन से जीता, राणा साहब ने 30,000 के मार्जिन से जीता था। हाईएस्ट मार्जिन मेरे ख्याल से 2024 में था, और उसके 1 साल के बाद आई। तो आप इससे पहले कभी गई थी सेक्रेटेरिएट में, असेंबली में? नहीं, कभी भी नहीं। पहली बार गई? पहली बार। तो क्या लगा आपको? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के साथ जब वहाँ पे इंटरेक्शन होता है तो आदमी को वो पहली कई चीज़ें समझ नहीं आती हैं, सिस्टम समझ नहीं आते हैं, तो किस तरह से आपने इसको ग्रास्प कर लिया? हमें सच बताएं तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो एक वरिष्ठ नेता हो या ब्यूरोक्रेट हो, तो हम उनसे एक प्रोफेशनल तौर पर सीखने के माध्यम से करते हैं, और दूसरा जो चीज़ लोगों के उत्थान के लिए, ख़ास तौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के उत्थान के लिए हो, उस पर करते हैं। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है और मैंने ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रास रूट वर्क किया हुआ है, तो वो जो हमारी ट्रेनिंग है, वो जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसको यहाँ पर इम्बाइब करने के लिए करते हैं। उसमें मेरी काफ़ी हद तक मैं कहूँगी ग्रिप है और एक्सपर्टीज़ है। तो उसको हम जब बात करते हैं तो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से बात करते हैं, और क्योंकि आपको पता है मेरा मीडिया से भी ताल्लुकात रह चुका है, तो काफ़ी सारी प्रोसीडिंग्स के बारे में हमें पहले ही पता था, क्योंकि चाहे वो यूनियन के असेंबली सेशंस हो, खासतौर पर बजट के, या स्टेट के और फिर यूटी के, तो उसमें हमें पता था कि क्या चलता है। पर कुछ चीज़ें ज़रूर, अब जैसे कट मोशन कैसे सबमिट करते हैं, अब वो कैसे सबमिट करना है, क्या फॉर्मेट रखना है, तो उसमें सब ने योगदान दिया। चाहे वो सेक्रेटेरिएट में हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं जो काम करते हैं, या हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो कट मोशन सबमिट करते हैं, तो कई लोगों ने तो बैठकर भी बताया कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार से करना है, और क्या क्या उन्होंने सवाल दिए पिछले साल, तो उन्होंने वो भी हमें दिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैंने कहीं 1-2 बारी तो ऐसा भी हुआ कि मैंने मेरे पूछने से पहले ही किसी ने मुझे एक गाइडेंस दे दी। तो लोगों का बहुत बड़प्पन रहा है कि वो स्वयं भी आकर हमारी मदद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद लोगों को ये एहसास भी नहीं है, पर जिस प्रकार से जिस समय में वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम बहुत कृतज्ञ हैं, और जीवन भर ये एहसान नहीं भूलेंगे। क्योंकि जो हाथ तब पकड़ता है जब आप चलना सीख रहे हैं, वर्सेस जो हाथ तब पकड़ता है जब आप दौड़ रहे हैं, उसमें चाहे हम मन से ना करें पर एक डिफरेंस ज़रूर होता है। क्योंकि हम मन से तो नहीं आप सोचते, पर वो कैसे आप भूल सकते हैं कि खासतौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने हमें, जिसने चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, दौड़ने तक
कगार पर लेकर गए और आज जब हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सदन में बात रख रहे हैं, तो हम तो कभी नहीं भूल सकते जब हमने दिसंबर 2024 में जब हम पहली बारी लोगों से संपर्क किया, उससे पहले हमने जो 3 धन्यवाद नगरोटा के प्रोग्राम राणा साहब ने स्वयं करने थे वो किए। तो जिन लोगों ने तब गले लगाया, उनका तो एहसान हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। कोई ऐसे हैं पॉलिटिशियन जो आपको लग रहा है कि जिनसे आप काफ़ी प्रभावित हैं या जो आपके मेंटर्स हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा एक ये मानना है कि हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे आपको देख के हमें लगता है कि 2 बातें, एक तो आप बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, और जो एक नेटवर्क मैपिंग है आप बहुत बढ़िया से करते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि ये इंसिडेंट हुआ, इसका ये रिपरकशन था, उसके बाद ये हुआ, तो आप बड़े बढ़िया तरीके से उसका रिसर्च भी करते हैं, और दूसरी बात उसको रिकॉल भी करते हैं। रिसर्च तो बड़े लोग कर लेते हैं, उसको रिकॉल कर पाना और उसको एक बढ़िया तरीके से उसको पेश कर पाना, आपके उसमें एक अच्छी ग्रास्प है, और जिस दृष्टिकोण से आप अपनी बात रखना चाहते हैं उस पर भी आपका बहुत बढ़िया एक पकड़ है। तो मुझे लगता है कि आप वो चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से करते हैं, तो आपसे भी वो सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोग, अब आप देखेंगे सदन में जब वो खड़े होते हैं तो कोई उनके हाथ में कागज़ नहीं होता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखते हैं, धीमी गति में बात करते हैं, और बड़े ना अपना आपा खोए, ना अपना आवाज़ ऊंची किए अपनी बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े लोगों से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जो युवा नेता हैं, जो पहली बारी इस असेंबली में आए हैं, उनसे भी जो देखने को मुझे मिलता है कि जो खासतौर पर पहली बारी आए हैं, हम अपना जो इमीडिएट प्रीवियस प्रोफेशन है वो लेकर आते हैं। तो अगर कोई निजी प्रोफेशन में डॉक्टर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो जिस प्रकार से मेडिकल इंडस्ट्री पे, हेल्थ एंड मेडिकल पे बात करते हैं, वो एक लिव्ड एक्सपीरियंस के माध्यम से बात करते हैं। कोई अगर प्रोफेसर रह चुके हैं तो वो जिस प्रकार से कोई चीज़ समझाते हैं वो बड़ा सरल होता है। तो अगर आपको उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, आप समझ जाते हैं, क्योंकि उनको आता है कैसे लोगों को समझाना। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि एक ही व्यक्ति है जिससे सब कुछ आप सीख सकते हैं, पर आपको अपने आप को मोल्ड करना है। तो मुझे पता है आप कहेंगे कि अब ये बायस्ड है, पर मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम इसमें सबसे उनकी जो जिस प्रकार से वो अपनी गतिविधियां करते हैं, जिस प्रकार से वो अपनी बात रखते हैं, जिस प्रकार से वो भारत को सशक्त कर रहे हैं, हम ज़रूर उनको एक रोल मॉडल समझते हैं। और ये इसलिए नहीं है कि हम सियासत में हैं, पर अगर आप पीछे भी जाइए, हम स्वयं हमने ट्रांजिशन देखा है 2012 से लेके 2016 तक हमने पढ़ाई की है, और फिर 1-1.5 साल हमने वहाँ काम किया है। तो हमने स्वयं देखा है किस प्रकार से एक भारतीय नागरिक की जो मान सम्मान है, इज्जत है, वो उनके कार्यकाल में बढ़ा है। लोगों ने जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और खासतौर पर हमारे टेल एंड जब हम वापस आ रहे थे, तो लोग वहाँ कहते थे, ओ यू आर इंडियन, यू आर फ्रॉम मोदीज इंडिया। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्तर भारत का आज पूरे विश्व में रखा है, उसका प्रभाव हमने स्वयं देखा है। आज देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी दवाइयाँ, अपने मेडिसिन बायोफार्मा के माध्यम से खुद बना रहे हैं। हम अपनी मिसाइल्स, जैसे आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में, ब्रह्मोस के माध्यम से हमने स्वयं अपनी मिसाइल्स भी बनाई हैं, स्वदेशी मिसाइल्स। उसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से हम अपनी खुद मोबाइल्स भी बनाएंगे। और मुझे लगता है कि ये, और अब आपने देख ही लिया है AI समिट के माध्यम से सर्वम AI हमने अपना चीपेस्ट LLM मॉडल इन द वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है, इट्स एज कम्पिटिटिव एज ओपन AI। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कि शायद लोगों को समझ ही नहीं है कि भारत ने कितनी बड़ी चीज़ कर दी है कि जो ओपन AI 11.3 बिलियन फंडिंग के माध्यम से बना था, एक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, और उसके CEO ने स्वयं 3 साल पहले आके कहा कि हो ही नहीं सकता ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बने, क्योंकि कोई LLM बन ही नहीं सकता है इतने कम पैसों में। हमने वो कर दिखाया। और जो मैं आज ही पढ़ रही थी कि जो टोकन्स एक हमारी भारतीय लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए बनते थे, मतलब काइंड ऑफ लाइक एनर्जी एक्सपेंस जो हमारा लगता था, और काइंड ऑफ लाइक कितना एक्सपेंडिचर ऑफ सॉर्ट्स लगता था एक उसको हिंदी टोकन को समझने में, उसको भी हमने 1.5 कर दिया है इंग्लिश टोकन के बराबर।
इंग्लिश लैंग्वेज टोकन के बराबर। तो मतलब जो चीज़ एक्सपेंसिव थी जनरेट करने के लिए, उसको भी हमने सस्ता कर दिया है। तो 1.5 टोकन अब अंग्रेजी में भी लगेंगे, 1.5 टोकन अब हिंदी में भी लगेंगे। अनपैरेलल्ड वर्क हो रहा है भारत देश में एआई में। और अनपैरेलल्ड हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम फर्स्ट मूवर्स हैं, हम फर्स्ट मूवर्स बेशक ना हो, पर हम सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल मूवर हैं। और ये अगर आप जाइए नासा वर्सेस इसरो की भी बात करें, तो जब हम चंद्रयान भेजते हैं, मंगलयान भेजते हैं, हम एक इकोनॉमिक तरीके से कर रहे हैं। और पूरा विश्व जो है वो हमें जब हमारे कैपेबिलिटी को देखता है, वो ये भी देखता है कि हम क्या वैल्यू उसके ऊपर डाल रहे हैं। अगर हम बात करें डॉलर्स में ही, क्योंकि हम एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो जो एक डॉलर ट्रेड की बात हो, तो भारत देश आज वही क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर बिलियंस और मिलियंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 10th कम, 100th कम। तो क्यों ना, अगर हम ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम पूरे विश्व का जब मैन्युफैक्चरिंग हब टेक्नोलॉजिकली बनेंगे, तो आप सोचिए भारत देश का कितना उत्थान होगा। तो नेशनल लेवल पे ये आप साफ बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आप। और ख़ास तौर पर उनका जो, मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनकी सिर्फ सियासी करियर से प्रभावित हूँ कि वो मतलब इतने वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया, मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे बढ़िया बात जो है वो ये है कि वो उनको इमीडिएटली लॉन्ग टर्म विजन उनको समझ आता है। नंदन नीलेकानी जी ने स्वयं ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है कि वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए, उन्होंने कहा कि एआई एप्लीकेशन हमें फार्मर्स के लिए करनी चाहिए। तो उस मीटिंग के दौरान जब बात हुई तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा क्यों ना हम इसको डेयरी में अप्लाई करें, इस एप्लीकेशन को, एआई को। और उन्हीं की मार्गदर्शन में अमूल कोऑपरेटिव ने अपना एआई बनाया जिससे लाखों किसानों का फायदा हो रहा है और लाखों, ऑलमोस्ट आधे करोड़ माल मवेशी का डेटा जो है उनकी हेल्थ के बारे में, उनको क्या पैस्चर दिया जा रहा है, क्या फीड दी जा रही है और उसका क्या प्रभाव उन पे रह रहा है, उससे क्या फीड बढ़ रही है, क्या मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्या उनकी सेहत पे कोई प्रभाव आ रहा है। ये सारा डेटा जो है वो स्वदेशी डेटा रहेगा, वो किसी और के साथ हमें शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो भारत का डेटा रहेगा। बहुत सारे अचीवमेंट्स तो ये नेशनल सॉवरेनिटी जो है, मुझे लगता है मैं टेक्नोलॉजी से बहुत फैसिनेटेड हूँ। मेरा पहला जो जॉब भी था, जो मैंने आपको बताया, वो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी सेंटर में था UCLA में। मेरे आज भी दो मैनेजर्स थे, उनके काम्पोस और मोनिका, मुझे आज भी याद है, आज भी मेरे संपर्क में है। और उस समय मुझे उन्होंने बोला था कि कभी भी आपको कोई चीज़ ना पता हो तो आपको उसको पहले गूगल करके देखना चाहिए उसमें कोई आंसर है कि नहीं। ये एडवाइस उन्होंने मुझे 13 साल पहले दी थी, मुझे आज भी याद है। और हमेशा ही मैं सबको आज भी बोलती हूँ कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं पता, अब तो आपके पास AI भी है, एक बारी देखिए कि क्या इंटरनेट पे रिसोर्सेज हैं और फिर उस सवाल का जवाब अगर नहीं मिले किसी एक्सपर्ट से पूछिए। और मुझे लगता है बहुत सारे रिसोर्सेज, आज हम बहुत एक्साइटिंग टाइम पे हैं। AI के माध्यम से AI को हमें टूल का प्रयोग करना है, क्योंकि जिस प्रकार से गूगल एक डिसरप्टिव प्लेटफॉर्म था, AI डिसरप्ट करेगा, पर उसको हमें रिप्लेस नहीं करना है अपने आप से। मतलब ये नहीं सोचना कि AI हमें रिप्लेस करेगा, AI को एक टूल की तरह किस तरीके से आप यील्ड कर सकते हैं उसको करिए। तो मुझे क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत फैसिनेटिंग लगता है, मुझे लगता है कि AI का प्रयोग आपको अलग अलग चीज़ों में ज़रूर करना चाहिए एज अ टूल, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर योर सेल्फ, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर योर मेंटल एक्विटी एंड मेंटल थॉट। तो अगर आप सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मीटिंग में कहा कि लाखों
डेयरी फार्मर्स और डेयरी प्रोड्यूसर्स की जीवन में परिवर्तन आ सके, तो आप सोचिए किस नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। नीति आयोग ने 2018 में एआई की नींव रखी और 2026 में हमें उसका एक फल मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अचीवमेंट्स हैं जी, बहुत सारी हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से भी देखेंगे तो उन्होंने यहाँ भी एक नैरेटिव चेंज करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल, अगर पॉलिटिकली भी हम देखेंगे, एक्सक्लूडिंग ये जो है इसको छोड़ करके टेक्नोलॉजी वगैरह को या ट्रेड बिजनेस इकोनॉमी वगैरह को छोड़ करके पॉलिटिकल भी यहाँ पर भी हैं। लेकिन मैं एक्चुअली जानना चाहता था यही बात भी कि क्या जम्मू कश्मीर के हदूद के अंदर आप ऐसे आपको लग रहे हैं कोई पॉलिटिशियंस पार्टी एफिलिएशन से बालातर जिनसे आप मुतासिर हैं, जिनको आप लग रहा है कि वो बहुत ही सीरियस है अपने इसमें प्रोफेशन में? मेरा ये मानना है कि जितने भी सियासतदान हैं वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है, जैसे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,20,000 चुनिंदा नुमाइंदों में माफ़ कर लीजिएगा मुझे कि कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल हादिसतन आ जाते हैं, जिनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। ये आपकी सोच है। माहौल बन जाता है, लोग उनको वोट दे देते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है ये बहुत रिडक्शनिस्ट व्यू है ऑफ पीपल्स मैंडेट। आई डोंट एग्री विद इट। और मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि लोगों ये कहना कि लोगों को पता नहीं है वो क्या नुमाइंदा चुन रहे हैं, नहीं, वो मैं नहीं बता, मैं कह रहा हूँ जमहूरियत जो है ना इसमें सरों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लोगों को पता है उन्होंने निर्णय किस समय में, किस प्रकार से और किस सोच और विचारधारा से लिया था, वो उनको पता है। अब उसमें मुझे लगता है कि हर किसी व्यक्ति का अपना एक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आए हैं, हम कभी कभी जो है सियासत को बहुत बड़ा स्टेज देते हैं, पर कभी कभी जो स्टेज है वो आपके लोग हैं और आपके लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है। आपको हमेशा पता होता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको वोट जिसने दिया है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, और ये बड़ा क्लियरली लोग आपको बताते भी हैं। पीपल आर वेरी आर्टिकुलेट टू थिंक that people are not knowing what they're doing or are not aware of their how when they're exercising their democratic right is a very reductionist view, and I would say almost an elitist view. Because हमें लगता है कि इंटेलेक्चुअलिज्म में कि इंटेलेक्चुअली हमें लगता है कि इनको पता नहीं, लोगों को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। लोगों को हमेशा पता होता है वो क्या कर रहे हैं और लोगों को पता है वो किस नुमाइंदा को किस वजह से चुन रहे हैं, और जो नुमाइंदा है उसको भी पता है। सो वट एवर प्रोजेक्शन यू आर सीइंग इज ए रिजल्ट, इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट इज एंटिसिपेटेड। मेरी फर्स्ट सर्विस है टू द पीपल ऑफ नगरोटा। That's fine, but मैं आपको वही बोल रही हूँ। तो मुझे पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी 25 साल राणा साहब के नेतृत्व में नर्चर हुई है, राइट। और मुझे पता है कि जो लोग राणा साहब के साथ जुड़े हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की डेवलपमेंट के माध्यम से। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी मुझे लगता है मानी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, जितनी हमने परखा है, जितने हमने लोगों से बात की है। कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पर एक थ्रेशोल्ड है डेवलपमेंट का जो वो ऑलरेडी रीच हो चुका है, अब मोर और लेस मेंटेनेंस वर्क पे काम चल रहा है। सो जो एस्पिरेशंस हैं लोगों की शिफ्ट हो चुकी हैं, उनके वहाँ पर जहाँ जो बेसिक डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो इतना प्रायोरिटी नहीं लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुके हैं और वो सबके नेतृत्व में है। तो वो फिर और एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो नुमाइंदा जो बात अपनी रख रहा है, मैं आपको ये बात बता दूं, आज की डेट में कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जिसको अपने लोगों का पल्स नहीं पता। आपको शायद वो ठीक लगे ना लगे, क्योंकि आप जो स्तर है वो एक यूटी वाइड स्तर या स्टेट्स मतलब एक जैसे बाकी अगर आप राज्यों को देखें एक स्टेट सेंट्रिक नज़र रखते हैं, पर एक एमएलए को हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी फर्स्ट के माध्यम से चलना है। ऑफकोर्स जब मैं सदन में बात कर रही हूँ, मैं अगर एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैं पावर डेवलपमेंट पावर की बात कर रही हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, हेल्थ की बात कर रही हूँ, मेडिकल की बात कर रही हूँ, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, तो मैं एक ऐसी बात करूँगी जो सब कॉन्स्टिट्यूंसीज के भी दिल को छुएगी बात कि हाँ ये हमारे भी मसला है, हमारी भी ई बस नहीं चल रही है, हमारी भी प्लायबिलिटी कंसर्न्स है, हमारी भी माताओं बहनों के उत्थान में मदद चाहिए। पर जब मैं उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करूंगी, मेरा फर्ज बनता है सिर्फ और सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कॉन्टेक्चुअलाइज करना। एनीवन हु ओवरस्टेप्स दैट इज हाईली मिस्टेकन कि आपको लोगों ने पूरे हमारी एस्पिरेशन हो सकती है एज ए पॉलिटिशियन
to have a bigger scope. But we must not forget that we are first and foremost accountable to our people. I am not accountable to आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं या कोई और क्या सोचता है या किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे। मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है ये ख़ास तौर पर राणा साहब की वजह से। जम्मू डिवीज़न हो, कश्मीर डिवीज़न हो, इवन लद्दाख से लोग बहुत बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद देते हैं। इनफैक्ट मुझे हाल ही में यूपी से, बिहार से, केरला से, बॉम्बे से, मुंबई से बड़े लोगों का, बेंगलोर से बड़े लोगों का कॉल आई है राणा साहब को कंट्रोल। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, पिछले 1 साल में उन्होंने कॉल किया है अमेरिका से। मतलब राणा साहब के साथ लोगों को इतना प्यार था कि वो आज भी कभी कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि राणा साहब इस दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, अभी भी एक व्हाट्सएप पे मुझे एक बहुत बुजुर्ग हैं, वो जिस प्रकार से राणा साहब को भेजते थे मैसेज, मुझे अभी भी भेज रहे हैं। मतलब अपने दिनचर्या में क्या करते हैं, वो राणा साहब को ही एड्रेस करते हैं, अभी भी वो राणा साहब ही लिख कर भेजते हैं। आपने बता दें रिडक्शनिस्ट व्यू है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल लीनियर नहीं होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अक्सर हमने देखा है कि लोग देखते हैं किस रीजन का है, किस रिलीजन का है, बल्कि रिलीजन तो बड़ी हद तक अब डिफाइन करता है। आपने देख लिया 2024 के इलेक्शंस भी, मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दिए, हिंदू लोगों ने एक पार्टी को। ऐसा नहीं, नॉर्मल ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको करेक्ट तो मैं कर नहीं सकती, हम इसमें बहुत बड़े हैं, पर कुछ बातें हैं जहाँ पर मैं आपको इसमें आई लाइक टू क्लैरिफाई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इनरोड्स इस बारी कश्मीर में किए हैं और हमें कश्मीरी मुसलमानों से जो वोट मिला है, ये मैं बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ कि भाजपा को मुस्लिम वोट और नहीं मिला है। एक भी सीट और नहीं, सीट नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको अब बताती हूँ बात। अगेन गोइंग बैक टू, ये मैं एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर के माध्यम से बोलूँगी, जो मैंने इकोनॉमेट्रिक्स का जो मेरी पढ़ाई उसके स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रही है आप एक बारी, ठीक है। आप अगर एक वोट से भी जीतते हैं, ये मैंने पब्लिकली भी बात की है, अगर कल मैं एक वोट से भी जीतूं, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन है रफली 1,20,000 लोग हैं, मेरी एक वोट से भी मैं जीती, मेरी 1,20,000 लोगों की जिम्मेवारी है। सही बात। एक वोट से जीतने का फर्क है ना, एक ही वोट से जीतना है, देन रेस्ट इज हिस्ट्री। यू विन बाय 1 वोट, दैट सीट इज योर्स, बट टू गेट टू दैट 1 वोट आपको एक नींव बनानी है उस एक वोट तक पहुंचने के लिए। एक वोट से भी अगर कोई जीता तो वो जीता है जी। तो वो मार्जिन जितना बनता है, जितना भी, वो तो अलग बात है, वो तो सेंसेशनल न्यूज बन जाती है, पर एक वोट से भी जीता है व्यक्ति, एक वोट का जीता व्यक्ति है, वो नुमाइंदा है। एक वोट का फर्क है फयाज साहब, एक वोट का फर्क है बिटवीन सदन में बैठना और सदन के बाहर बैठना। Among all the contestants, जिसने सबसे ज्यादा एक वोट का फर्क है, हाँ। सदन के अंदर अपनी बात उठाना और सदन के बाहर बैठना। बिल्कुल, एक वोट से फर्क, एक वोट का फर्क है ना। एक वोट से आप सदन के अंदर हैं और एक वोट के से भी आप सदन के बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। फिर हालांकि मार्जिन तो फिर और अलग एक विषय है, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट शेयर इस बारी जम्मू कश्मीर में लिया वो हाईएस्ट है। मतलब कि आर एग्रीगेट पॉपुलैरिटी इज मोर देन एनी पार्टी कंबाइंड अक्रॉस J&K। तो एक वोट की देरी है। कोई एक वोट आएगा जिस दिन हम एक वोट से, और मैं तो बोलूं ऊपर वाला चाहे बड़ी वोट से आए, कि पता चले कि कश्मीर में भी वोटर तैयार है भाजपा के लिए वोट करने का। और मैं बता दूं आपको ये बात, भारतीय जनता पार्टी, टू रीटरेट, भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय नागरिक की पार्टी है, हर उस व्यक्ति के उत्थान में लगी हुई है जो भारत का दामन थाम के भारत को आगे विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए मदद के लिए योगदान करे। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री के माध्यम से हो, चाहे वो रिसर्च के माध्यम से हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप भारत देश के वासी हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी नुमाइंदा है। और आई होली सोली रिजेक्ट द आइडिया
दिया कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है टू सेपरेट, बट ये सेपरेट अ वोटर फ्रॉम अ पार्टी, बट अब जो है पैरों तले ज़मीन खिसक रही है, तो अब थोड़ा सा घबराहट ज़रूर हो रही है कि भाजपा को इतना वोट कैसे पड़ गया। और ये आपको भी पता है कि भाजपा को हिस्टोरिकल नंबर्स में पड़ा है। मैं जब बात करता हूँ तो मैं आदादुशुमार स्टैट्स की बुनियाद पे कहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जम्मू का ले लें, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे हमारी 6+3 9 सीट्स है। आउट ऑफ 9 भारतीय जनता पार्टी जो है एक ही सीट ले सकी, इस बात के बावजूद कि ST2 उन्होंने दे दिया था पहाड़ी कम्युनिटी को। इसके बावजूद ये मैं बता रहा हूँ कि डिफाइन बड़ी हद तक है, इट्स अ फैक्ट। हम नहीं, आपका फर्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन था कि मुस्लिम वोटर जो है वो नहीं वोट देता है, और दूसरी लाइक आई सेड, जैसे मैंने आपको कहा, लोगों ने अगर अपना नुमाइंदा चुनना है, उन्होंने क्या सोच प्रतिक्रिया रखी है वो उनके ऊपर है। आप एक बारी जो चीज़ हो चुकी है उस पर चर्चा हम करते हैं एज अ हाइंडसाइट 2020, राइट। और मुझे लगता है हाइंडसाइट 2020 ऑलरेडी रिकर्सिव अगर आप तरीके से देखें, और जहाँ मैंने आपको कहा जहाँ सीट्स हारी भी हैं वो हमें प्रतिक्रिया देखनी है कि किस प्रकार से सीट्स हारी हैं और उस पर हमें और बेहतर करना है। ये तो पॉलिटिक्स, तो फिर पॉलिटिक्स नहीं हुआ तो फिर और क्या हुआ। जहाँ जहाँ है वहाँ रिकर्सिव मेजर्स, वहाँ रीवैल्यूएट और रीअटेम्प्ट, यही तो है सियासत का। क्या है, कितनी बारी ऐसा होता है कि एक कोई सियासतदान है, अगर वो कोई सीट अगर वो हारे, अगली बारी वो उससे भी बढ़ चढ़कर जीतता है, और हमें तो उम्मीद है कि इससे भी बढ़ चढ़कर हम जीतेंगे। क्योंकि देखिए बात ये नहीं है कि कौन सी सीट, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अगर बात करते हैं राजौरी पुंछ में, आप जम्मू डिवीजन की क्यों नहीं बात रखते? जम्मू डिवीजन में तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी सीट्स, मैं तो जम्मू डिवीजन की बात कर रहा हूँ। जम्मू डिवीजन में नहीं, आपने कहा कि मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम बताएं जो मुसलमान है जम्मू के पूरे जम्मू डिवीजन में। जी मेरी बात सुनिए, जम्मू डिवीजन में जो नुमाइंदे लोगों को एक्सेप्टेबल हैं, जो नुमाइंदे लोग इनके साथ कंफर्टेबल हैं, घुले मिले हैं, उनको सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। इसमें जो लेंस का प्रयोग आप कर रहे हैं वो आपको कॉम्पोजिशन वाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, नॉट इवन डिस्ट्रिक्ट, नॉट इवन ऑफ द डिवीजन, नॉट इवन ऑफ द स्टेट। ये अगेन मैंने आपको जैसे कहा, ये फिर अब आपने बात स्टेटिस्टिक्स वाली नहीं की, ये आपने सियासत एट द एंड ऑफ द डे इज अ नंबर्स गेम, राइट। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो एक नंबर्स गेम है, और नंबर्स गेम में आपको भी पता है कि बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हैं जो मद्देनजर रखे जाते हैं, राइट। कल अगर कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बने, एंड आई वुड होप बने, कि जहाँ 80% महिला है, राइट, तो वहां पर महिला कैंडिडेट होना तो जरूरी है, वही होगा, नेचुरल है, राइट। तो लेट्स एक रिडक्शन, वही मैंने आपको कहा, हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कर जाते हैं टू फिट अ नैरेटिव। जो हमें ध्यान रखना है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और ये मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई भी उठा के देख लीजिए। अब कुछ ऐसी पार्टी से मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं उस समय पढ़ना नहीं चाहती हूँ, पर जब उन्होंने जम्मू डिवीजन में कैंडिडेट उठाया, वो उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेमोग्राफिक्स को देख के उठाया, वही उन्होंने पर कश्मीर डिवीजन में नहीं किया। तो वो देखिए, ये तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो तो एट द एंड ऑफ द रियलिटी इज दैट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज हाउ यू गेट इनटू डेमोग्राफी। ड्रास्टिकली चेंज नहीं है ना कई कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल कालाकोट का आप ले लें, अब्दुल गनी कोहली वहाँ से थे, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत भी गए, मिनिस्टर भी बन गए। तो इस तरह से अब जब हमने देखा, जैसे मैंने आपको वही कहा किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। आप 12 साल पहले की बात कर रहे हैं, राइट। आपका डेटा ही जो है आपने 12 साल पहले का लिया। जैसे मैंने आपको कहा जी कि ग्राउंड रियलिटीज जैसे जैसे शेप हो रही हैं, और ग्राउंड रियलिटी आज के स्तर पर क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, उस वहाँ के लोगों को, और ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं तो ये होली सोली रिजेक्ट करती हूँ कि ये रिलीजन के माध्यम से, मैं होली सोली रिजेक्ट करती हूँ कि ये रिलीजन एक प्ले होता है, कि सिर्फ रिलीजन के, क्योंकि आई नो जम्मू कश्मीर में रिलीजन को लेकर एक नैरेटिव कितने सैकड़ों सालों से बिल्ड हुआ हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक इंसान का इन जनरल, एक क्या वो महिला है वो पुरुष है, कितनी उन्होंने पढ़ाई की है, कितना उनका लोगों के साथ संपर्क है, एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल आपको पता ही है भारत देश में अगर रिलीजन और कास्ट भी इनटू इफेक्ट है, तो ये चीज़ें भी हैं। अगर लोगों की एस्पिरेशन है डेवलपमेंट की, और लोग अगर जाई आपके पास रहे हैं, कोई मेरे पास नहीं आ रहा, तो
मुझे जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी अगर काम कोई कर रहा है, उससे फिर लोगों को भी नहीं फ़र्क पड़ता कि वो क्या उनकी डेमोग्राफिक मेकअप स्वयं है। अगर मेरा ये मानना है, जो मैंने जैसे आपको कहा, एक वोट से भी आप जीते, 1,20,000 लोगों की आपकी जिम्मेवारी है, चाहे उन्होंने आपको वोट दिया है चाहे आपको वोट नहीं दिया, और आपको ऐसा काम करना है कि उनको लगे कि हम सबसे बेहतरीन तरीके से लोगों के नुमाइंदे चुने, और वही नींव बनती है आगे जाके भी कि मजबूरन जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो आपके आगे पीछे मूड होता है। और ये तो हमने इतिहास में देखा है, इतने सारे सियासतदान हैं, वो किसी भी पार्टी में अगर जाते तो वो उसी पार्टी को का दामन थाम के उस पार्टी को भी एक पिनिकल पर लेकर जा सकते थे। तो कहीं कहीं एक ज़मीनी तौर पर रियलिटी क्या है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, एंड ऑफ कोर्स जब आप क्रिकेट खेलते हैं, एक सेकंड के लिए ले, अब विराट कोहली क्रिकेटर पार एक्सीलेंस, कोई मुकाबला नहीं है आज की भी डेट में। मैं हूँ, हो सकता है हम थोड़े बायस, हमारी उम्र भी ऐसी है, हमने वो ज़माने देखे हैं, राहुल द्रविड़ का ज़माना भी देखा है, और अब विराट कोहली का भी ज़माना देख रहे हैं, धोनी का भी ज़माना देखा है, सचिन तेंदुलकर का भी देखा है। तो हो सकता है जो न्यू युवा आ रहे हैं वो भी बड़ा बेहतरीन खेल रहे हैं, पर हो सकता है हमने जिनको देख देख के बड़े हुए हैं उनकी तरफ हमारा सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा है। तो जब आप देखें तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, क्रिकेटर्स पार एक्सीलेंस, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल हमारी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, अभी मैंने हाल ही में बात की, हमारी एक छोटी महिला है, एथलीट है खो खो की, नाजिया बीबी, वो वर्ल्ड कप खो खो का जीत के आई है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और हम उनके परिवार से भी मिले, वो इधर थे नहीं तो हम उनके परिवार से भी मिले, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हमें मिठाइयाँ भी खिलाई और बहुत गर्व से बात की अपनी बेटी के बारे में। एन एथलीट विल नेवर विन एवरी टाइम, and it would be foolish to expect them to। क्रिकेट में आपको बहुत मुझे रणजी ट्रॉफी पे आपने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि जम्मू कश्मीर जीत गई, और आपको इस बात पे भी फख्र है कि वहाँ पे मिथुन मन्हास जी जो है सन ऑफ द और मैं आपको बताती हूँ, मुझे स्पोर्ट्स बड़ा पसंद है और मुझे टेक्नोलॉजी बड़ा पसंद है, और मेरा ये मानना है कि आप इन दोनों को मर्ज करो, खासतौर पर भारत देश में, और फिर तो देखते चलो कि क्या हमारे जो, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हमें उनको बस एक्यूरेट टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी और सस्ती होती जाएगी, ट्रेनिंग के भी मॉड्यूल्स और सस्ते हो जाएंगे, आप उनके साथ जोड़िए और क्रीम ऑफ द क्रीम, क्योंकि देखिए हमारे पास है, क्रीम है हमारे पास। अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक नाजिया बीबी उठकर वर्ल्ड कप जीत सकती है, पहला वर्ल्ड कप खो खो का भारत देश के लिए, तो ज़रूर मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि आप टेक्नोलॉजी और लाइए, गाँव गाँव से आपको सचिन तेंदुलकर मिलेंगे, गाँव गाँव से। आपने शायद ये भी बता दिया कि पॉलिटिक्स और ज़ाती ताल्लुकात अलग अलग हैं। राणा साहब के काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे थे पॉलिटिक्स को छोड़ करके, अब्दुल्ला फैमिली से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के से, उमर अब्दुल्ला के साथ। आपका कोई इनके साथ हुआ किसी जगह पे मुलाकात या कोई? आपकी इस सवाल में दो प्रश्न बनते हैं। पहला तो मुझे लगता है राणा साहब के साथ कोई भी मिलता था तो वो उन्हीं के हो जाते थे और वो उनका हो जाता था। जी सही बात है। इसमें वो इंसानी तौर पर, इंसानियत के तौर पर मिलते थे, चाहे कोई कितना अच्छा हो, कोई कितना बुरा हो, वो एक बार राणा साहब के साथ जुड़ जाए तो वो राणा साहब को अपना लेते थे। मैं आपका पूछ रहा हूँ। तो मैं वही आपको दे रही हूँ। तो राणा साहब का निजी संबंध बहुत सारे लोगों के साथ जी। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़प्पन रहा है बड़े दिग्गजों का, जिन्होंने उनको मद्देनज़र रखते हुए, हमारी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें वो आशीर्वाद दिया है जो शायद अगर कोई ऐसा हो जिनके साथ उनको पता ही ना हो, उनका संपर्क ही ना हो,
वो दें ना दें, वो उनके, क्योंकि जिस प्रकार से वो हैं, मुझे लगता है इट इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड गैदर्ड इज़, क्योंकि मेरी इतना रहा नहीं है संपर्क, पर ये ज़रूर रहा है कि एक अपराइट इंडिविजुअल्स होने के तौर पर गाइडेंस जिन्होंने भी मांगी है, चाहे आपने जिनका नाम लिया उनसे या कोई भी बड़े सियासतदान, आप किसी का भी नाम लिए, जब भी किसी ने मदद मांगी है तो मैंने जो ये ऑब्ज़र्व किया है, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों, उन्होंने खासतौर पर युवाओं को मदद करने की कोशिश की है। एंड मदद डज नॉट मीन कि आओ मैं आपके लिए आपका गली नाली का काम है वो करवा देते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मतलब अगर आप मैं जानना चाहता था वही मैं कह रही हूँ आपको, रवाबित जो होता है ना पॉलिटिक्स से बढ़ करके, मैंने देखा है सुषमा स्वराज जो थी, गुलाम नबी आज़ाद को कहती थी ये मेरा भाई है, वो कांग्रेस में थे, मैंने खुद देखा है कई बार, बहुत करीब इनके साथ। तो आपका है इतने बड़े सियासतदानों के साथ आप हमें हम इक्वेट नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता था जिनके साथ इनके जाती रवाबित, बट आई वुड लाइक टू से कि सुषमा स्वराज जी खासतौर पर महिलाओं के लिए, उनके दौर में हम भी इंटरनेशनल स्टूडेंट रह चुके हैं, और जो अगेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग वो करते थे, ट्विटर पे, उस समय ट्विटर होता था, ट्विटर पे लोगों को रिस्पॉन्ड करना, लोगों की मदद करना, मैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना। तो सुषमा स्वराज जी जो जिस प्रकार के वो थे, अगर उनका 1% भी मैं हो जाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सफल समझूंगी। और उसमें ना सिर्फ उनका जो डेकोरम पब्लिक में था, पर एक डेकोरम जो प्रोफेशनल तौर पर था, और जो डेकोरम उनका एक रिलेशनशिप बिल्डिंग में था। ये तीनों अगर मैं अपने आप में इम्बाइब कर लूँ, और मतलब जैसे मैंने कहा 1% भी कर लूँ, मैं अपने आप को बहुत सफल समझूंगी। दिसंबर 2024 में पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या कोई मुलाकात हुई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से, उनके घर वालों से? हमें जब ये अभी हाल ही में रिपब्लिक डे की जब परेड हुई थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ थे, तो उनसे हमें मुलाकात हुई, तो सबके सामने हुई थी बात उनसे। हमने उनको सिर्फ विश किया, और क्योंकि देखिए वो हमारे दादाजी की उम्र के हैं जी। मेरे दादाजी अगर आज जीवित होते और वो कहीं बैठे होते, तो मैं भी ये उम्मीद करूँगी कि कोई भी नौजवान हमारी उम्र का 30 साल का, 30-31 साल का, इतना तो फ़र्ज़ उनका बनता है कि उनको ग्रीट करें। ये बेसिक कर्टेसी होती है, ये ह्यूमन कर्टेसी होती है। कल अगर मेरे सामने निगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का भी कोई 100 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको ग्रीट करना। बेशक और किसी विषय पे हमारे पास बात करने के लिए हो नहीं हो, पर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। और ये मैं सियासत से बाहर है, ये किसी और चीज़ से बाहर है, प्रोफेशनल के बाहर नहीं, ये मेरी ही अपब्रिंगिंग है टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। एंड उसी प्रतिक्रिया से जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे उनका कोई भी सियासी ताल्लुकात हो, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको ग्रीट करूं। किसी को ग्रीट करने से, किसी को नमस्ते कहने से मुझे नहीं लगता कोई छोटा हो जाता है। उनके घर नहीं गए कभी? मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके। अब यह है कि इसकी एक खूबसूरती ये है, पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब राणा साहब का स्वर्गवास हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ स्वयं आए थे उस दिन, और उसके बाद वो जब उनकी क्रिमेशन पर भी आए थे। ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, और उस दिन ही वो इधर आए थे। तो देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ, मुझे एक मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, हम पॉलिटिशियन की इंसानियत से उसको क्यों अलग कर देते हैं? ये इंसानी नहीं है कि अगर किसी का स्वर्गवास हुआ है तो आप जाके उनको कंडोल करें। ये इंसानी तौर नहीं है कि मेरे से अगर 50 साल बड़े कोई बैठे हैं तो मैं उनको नमस्ते, सिर्फ इतना ही बोलना है। और तो आप पॉलिटिशियन को उसकी इंसानियत से क्यों अलग कर रहे हैं? आफ्टर ऑल हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर मैं कहीं चल रही हूँ, अगर मुझे कोई ग्रीट ना करे, मुझे देखकर अगर अलग हो जाए, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तो अगर कोई आपको ग्रीट ही कर रहा है, या कोई आपको उतनी बस एक इंसानियत के तौर पर रिस्पेक्ट कर रही है, उसका इतना बड़ा हुआ तो है नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप किसी का रिस्पेक्ट कर किसी को एक्सटेंड करना, एक मतलब हम बाहर कहते हैं कि कितना बड़ा हुआ। मैंने अभी देखा पार्लियामेंट के बाहर, आई बिलीव कंगना रनौत जी की भी कोई वीडियो थी, जब वो कह रहे थे कि मैं बाल नहीं नोच लेंगे, कुछ ऐसा था। बिकॉज आई थिंक हमने, और ये अगेन नैरेटिव बिल्डिंग के लिए है, आप एक पॉलिटिशियन की इंसानियत ही उनसे
अलग कर जाते हैं कभी कभी. इफ आई ग्रीट यू, दैट्स माई हाउ आई एम. मतलब मुझे अगर कोई भी मिले तो मैं उनको ग्रीट करूंगी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सपोर्टिंग टीम हो, कोई भी हो. इसमें या मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, अभी कल ही हम एक 80 year old, हम वहाँ पे सबको दादी जी कहते हैं, उनको गले लगाया हमने. फिर एक अंकल थे, उनको गले लगाया. तो हालांकि अभी हमारे हाल ही में चुनाव से पहले हमने किसी से पूछा, तो हमने उनको कहा कि कौन सी चीज़ है जो राणा साहब करते थे जो हम नहीं कर पा रहे. तो उन्होंने कहा आप मोटा मोटा तो पूरा प्रयास कर रही हैं और अच्छा भी लोगों को लग रहा है, पर एक चीज़ है जो आप शायद कभी भी ना कर पाए. तो हमने बड़ा क्यूरियसली, शायद मैंने आपसे पहले भी साझा किया है, तो पर ऑन द रिकॉर्ड भी आपको बताएंगे कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राणा साहब अंकलों को गले लगते थे, आप आंटियों को लग रहे हो. अब अंकलों को गले लगने के लिए कोई नहीं है. तो हमने तब से ठाना था कि हमने सारे अंकलों को, तो हमारे जिस दिन हमें अपना इलेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया, तो हम सबसे पहले जाकर वो गए, तो हमारे जो सबसे बुजुर्ग सरपंच साहब हैं उनको गले लगे, और तब से जितने भी अंकल हैं हमारे उनको गले लगते हैं. तो अब क्या कहते हैं, उसमें मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है. मुझे इनको गले लगाकर लगता है कि राणा साहब को गले लगा रहे हैं. इसमें स्वार्थ भी हो सकता है. तो अगर मैं आप किसी को गले लगाऊंगी, कोई थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर देखेगा तो वो कहेगा कि जी देखो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं. नहीं, ये निजी स्वार्थ है मेरा. मेरे को लगता है कि मैं राणा साहब को गले लगा रही हूँ, तो मैं क्यों ना गले लगाऊं. मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा कि आप क्या उसको लेंस देना चाहते हैं. आपने वो एक देखा होगा कार्टून है, उसमें दिखाया हुआ है कि एक आदमी दौड़ रहा है, उसके हाथ में चाकू है, और दूसरा आ रहा है उसको वार कर रहा है, उसके हाथ में भी चाकू है. पर वो डिपिक्ट किस तरीके से मीडिया में किया जा रहा है वो अलग अलग है. दैट्स अ वेरी फेमस कार्टून अबाउट मीडिया बायस एंड परसेप्शन. एंड अब वही बात है ना, अब आप उसको किस दृष्टिकोण से कोई देखेगा, दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ए फर्स्ट टू द पीपल ऑफ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, एंड बी जो मेरा व्यक्तिगत जो चीज़ मानती है. मैं नहीं आपके साथ बदतमीजी कर सकती. आप मेरे से बहुत बड़े, आप चाहे सही बोलें गलत बोलें, चाहे मैं आपसे एग्री करूं डिसएग्री करूं, मैं आपके साथ जिस टोन और टेनर में बात कर सकती हूँ, मेरी हम उम्र होगा, मैं उससे अगर झगड़ा करना पड़े मैं झगड़ूंगी. वेदर आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू यू जस्ट वेरी ऑन द बेसिस ऑफ ए यू आर माई सीनियर इन एज. हालांकि आप लगते नहीं, आप बड़े जवान लगते हैं. जब से डे वन से हमने आपको टीवी पे देखा और आज तक सेम ही लगते हैं, आपके कोई बदलाव नहीं आए. बट वेदर आई एग्री कि आप किस लेंस से कोई चीज़ देख रहे हैं, या इफ आई डिसएग्री, आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू यू. वेदर आई मतलब मुझे कोई मारने को भी आया, अगर मुझे कहीं बाद में मिल जाए, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी, उसकी उम्र की रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि आई हैव टू जस्टिफाई माई बिहेवियर टू माई सेल्फ. इसमें इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में एक ब्यूटी ये है कि इसमें, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं जी. ऐसे भी कई लोग हैं जिनके बारे में आपके वेबसाइट पे है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है. बहुत सारे लोग आते हैं. ऐसे लोग भी आते हैं जिनके बिल्कुल कोई किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती. ये मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरे सामने ये आदात है इसलिए मैं बता रहा हूँ. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़मीनी, मतलब आते हैं आम ज़मीन से उठ करके, वो भी आते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक बैकग्राउंड होता है. आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है बहुत ही मजबूत. आपके मैटरनल ग्रैंडफादर चीफ सेक्रेटरी रहे एस ब्लोरिया साहब. हाँ, पर वो पॉलिटिकल नहीं, वो तो ब्यूरोक्रेटिक हुआ, वो तो ए पॉलिटिकल एक एंटिटी है. सब पॉलिटिशियंस के साथ राब्ता रहता है ना जब चीफ सेक्रेटरी बनते हैं. हाँ, पर ए पॉलिटिकल. ए पॉलिटिकल बिल्कुल. ही वाज आल्सो एन, उससे पहले आर्मी में भी थे. हाँ, आई वाज अबाउट टू ऐड कि वो एक आर्मी और ऑफिसर है जो मैटरनल ग्रैंडमदर, ये MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रही कांग्रेस के साथ, मुख्तलिफ ओहदों पर भी रही, काफ़ी साल वाबस्ता रही कांग्रेस पार्टी के साथ. आपके वालिद साहब, जिनका हमने बता दिया पहले, वो शुरू से बिल्कुल 1-2 साल पहले तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लगातार वाबस्ता रहे. और जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जीता था 1996 में, तो सबसे बड़ी माला उन्होंने पहनाई थी उनको. मुझे अभी भी याद है जब हल्फ लिया था उन्होंने 96 में. तो इसके बाद आपके जो अंकल हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पिछले 11 साल से वो हैं मिनिस्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ओहदों पे. ये एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत बैकग्राउंड है जो आम लोगों को इसका एडवांटेज नहीं होता. क्या आपको लग रहा है कि ये एक एडवांटेज है आपको, कि जो आम लोगों को डिफ़िकल्टीज आती है वो आपको नहीं आएंगी पॉलिटिक्स में? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ. आपने एक मेरे पास बुजुर्ग आए, उन्होंने किसी का नाम लिया, उन्होंने कहा हमने इनके साथ सर्व किया है.
आप हमारी पोती जैसी हैं, तो अगर कोई भी मेरी मदद की ज़रूरत रहेगी तो आप बताइएगा। जी। उनका ओहदा बहुत बड़ा नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकली माउंटेन्स मूव कर जाएंगे, पर उनका यही कहना मेरे लिए बहुत है, और ये सबसे बड़ा प्रिविलेज है। मैं कहीं गई, वहाँ पे एक फोटोग्राफर थे, वो अंदर आए और मतलब बहुत वरिष्ठ नेता के मैं पास गई, और वो फोटोग्राफर अंदर आए। उन्होंने कहा आप राणा साहब की बेटी हैं? मैं कहा जी। कहते राणा साहब जब भी इस दफ्तर में आते थे मेरा हाथ मिलाते थे, जब भी वापस जाते थे मेरा हाथ मिलाए बिना नहीं जाते थे, तो आप उनकी बेटी हैं, ये रिवाज आपको कायम रखनी है, तो क्या आप मेरा हाथ मिलाएंगे? मैंने उनका हाथ मिलाया और जाते जाते भी हाथ मिलाया। ये है जो राणा साहब ने, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का जिनका आपने नाम लिया, ये है जो चीज़ उन्होंने जिन लोगों का साथ दिया है, जिन लोगों की मदद की है, जिन लोगों के साथ अच्छा किया है, उसका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मतलब एक मजबूत बुनियाद से आप शुरू करें। मुझे लगता है कि जो ये भी बड़ा ट्रांजैक्शनल बात आपने बोली, कोई भी किसी के साथ, कोई अच्छा व्यक्ति जब किसी के साथ अच्छा करता है वो इसलिए नहीं करता कि आगे जाके हमने शायद होना नहीं है इस दुनिया में तो हमारे आगे हो। अगर इसका मुझे लाभ लेना होता तो आप अगर बात कर रहे हैं, हमारी नानी जी ने तब मैडम रानी बिलोरिया जी ने तब सियासत की 70 के दशक में। जी। कितनी महिलाएं होती होंगी सियासत में? बहुत कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, तो मुझे अगर सियासत करनी होती तो जब हमारी 18 की उम्र हुई तो हम तब से ही शुरू कर सकते थे कि हम वोटर हैं, आगे 7-8 साल काम करो फिर इलेक्शन लड़ो, ये भी कर सकते थे। तो ये हमारा थी ही नहीं कि हमने इस इंडस्ट्री में उतरना है या इस प्रोफेशन में उतरना है। आज अगर उन्होंने जो जिस प्यार से, जिस अपनेपन से लोगों ने से बात की है, अगर वो ही प्यार और अपनेपन से लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका आप हर किसी से कोई काम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल, वो इससे आपको लग रहा है कि वो बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने देखा कि जब असेंबली के स्पीकर थे, जब आपने बता दी कि ये मेरी पहली तकरीर है, तो उन्होंने कहा कि इनको आप वेलकम कर लीजिए। ये किसी के बारे में नहीं कहा गया है 90 मेंबर्स में से, आपके बारे में बताया गया। जो हमने देखा कि सब लोग ने तालियां बजाई, अपोजिशन ने भी। मैं आपको एक सच बात बताऊं, रोलिंग पार्टी ने भी, सभी लोग। स्पीकर साहब जब वहाँ बैठते हैं, उनका इतना डेकोरेटेड करियर अपना, मतलब इतनी सालों का है, तो जब इनिशियली हम भी बोल रहे थे तो मुझे लगता है सब जब बोलते हैं तो उनके मुझे रहता है कि इतना हम उनको करें। अगर उन्होंने बोला 5 मिनट तो मेरा तो ये होता है कि 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई आदेश दिया है हमें उसका पालन करना चाहिए। तो बेसिकली क्या बात होती है कि उनका बड़प्पन है, उनका बहुत बड़प्पन है। और मैं मतलब धन्यवाद करती हूँ, लाइक आई सेड, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि उन्होंने इतना बड़प्पन हमारी तरफ दर्शाया। और जीवन भर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, जब आप चलना सीख रहे हैं, अगर आपको कोई आशीर्वाद देता है वो आपको नहीं, अब आप देखिए जीवन भर मुझे याद रहेगा कि मेडन स्पीच जब दी थी तो लोगों ने बढ़ चढ़कर राणा साहब की वजह से आशीर्वाद दिया। और हमारी मेडन स्पीच लोगों में भी सच बताएं तो हम जब दे रहे थे तो हमें ये नर्वसनेस नहीं थी कि ये सदन में हम क्या बोलेंगे, हमें था कि ये हमारे लोग किस तरह से उसको रिसीव करेंगे और किस तरह से उस पर टिप्पणी रखेंगे, क्या वो खुश संतुष्ट रहेंगे इस बात से। और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद दिए। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे और बोलेंगे, जैसे जैसे और समय मिलेगा, जैसे जैसे और अपने आप को पुख्ता करेंगे इसमें, तो वैसे वैसे ही और बेहतर भी होते चलेंगे। और जैसे मैंने कहा, ये उनकी पर्सनालिटी को ज़्यादा दर्शाता है, उनके बड़पन को ज़्यादा दर्शाता है। वो जो इन व्यक्ति स्वयं करते हैं वो उनको ज़्यादा दर्शाता है। क्योंकि किसी का अगर दिल इतना बड़ा है कि अगर वो समझ के कि 2 मिनट अगर हम अपना सियासत अलग करके किस परिस्थिति, और मुझे लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा मेरी परिस्थितियों को एक्नॉलेज कर रहे थे। हालांकि
अक्सर इस पे हम चर्चा नहीं करते हैं, पर आपके साथ बैठे हैं तो करते हैं। बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमने ग्राउंड में उतरे हैं, क्योंकि निजी तौर पर एक बहुत बड़ा घाटा हुआ है हमें। मतलब हमारे सबसे निजी दोस्त ही राणा साहब थे। तो लोगों ने जो बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है वो हमें तो दिए ही दिए, पर हमारी परिस्थितियों की वजह से भी दिए। और मैंने जैसे कहा, मैं जीवन भर इस बात को नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने अपना, मतलब जैसे मैंने आपको कहा, अपनी इंसानियत के तौर पे ये उन्होंने अपना इंसानियत दर्शाई है और मेरी परिस्थितियों को एक्नॉलेज किया है। पर मैं ज़रूर बोलूँ कि उनका मेरे मन में इतना मान सम्मान है कि अगर उन्होंने 5 मिनट बोला है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 मिनट भी खत्म हो जाए, क्योंकि एक वो होता है ना कि आप किसी, मतलब किसी फिर वो बार बार टोकते रहते हैं। नहीं, टोकते नहीं रहते, उन्होंने आपको बता दिया कि कितना समय है ना। तो अब आपको पता है कि सदन में एक रूल भी है कि ज़्यादा लिख कर आप नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि उसमें भी अगर थोड़ा परिवर्तन आए, क्योंकि अगर पता है 1 मिनट का ही बोलना है और बोलने को बहुत कुछ है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी देख रहे हैं। पर अगर सर स्पीकर साहब ने कहा है कि सिर्फ 2 मिनट है, उसमें आपका माइंड, अभी जैसे अगर आपने 1 घंटे का प्रोग्राम करना है, इसको मैं आराम से 2 घंटे का भी खींच सकती हूँ, अगर आप मुझे अपने मिएंडरिंग थॉट्स भी सारे लाने दें। तो फोकस्ड तरीके से जब बात करनी है, तो खासतौर पर जब टाइम लिमिट है जी, तो उसमें मैं ज़रूर मुझे लगता है कि एक प्रतिक्रिया रहती है कि आपको जब फोकस्ड करना है तो पॉइंट्स भी थोड़े आपके ज़्यादा डिटेल्ड हो जाते हैं। मुझे अब जैसे आप देखेंगे, हाल ही में मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे भी बात की, जब ग्रांट्स पे बात हो रही थी, तो टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, यूथ अफेयर्स एंड सर्विस, स्पोर्ट्स पे जब बात की, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पे, तो इसमें हमने जब बात करने शुरू की तो बड़ी तेज़ी गति से बात रखी, क्योंकि 5 मिनट में 3 बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स का, आप मुझे एक डिपार्टमेंट दें, मैं 1 घंटे का भाषण तो इस पे दे दूं, हर डिपार्टमेंट पे, और आपने तो कितने सारे डिपार्टमेंट्स पे चर्चा करनी है, तो एंड कितने सारे लोगों ने करनी है। सो पॉसिटी ऑफ टाइम है, टाइम एक रिसोर्स है, समय कम है, तो उसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा लेज़र फोकस हो सकते हैं अगर आपके पास एक ऑलमोस्ट पॉइंट्स भी हों और ऑलमोस्ट टू द पॉइंट प्रिपेयर्ड भी हो, क्योंकि बात भी रखनी है, समय की भी कमी है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके अगर कोई हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस पे, शायद टिप्पणी इस पे, शायद हमारी इस सोच पे थोड़ा सा गौर फरमाएं कि कहीं कहीं जहाँ पे पॉसिटी ऑफ टाइम है कि एक इक्वल सबको टाइम मिले, और जैसे एक्सटेम्पोर करते करते समय ज़्यादा लगता है तो उसको भी उसमें ढांचे में डालें। फिर आऊँगा लेगेसी की तरफ। राणा साहब जो थे वो, उन्होंने अपने आप को जम्मू तक महदूद नहीं रखा था, वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के, एयरस्फील स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें लद्दाख भी शामिल था, वो कई बार वहाँ पे गए। जम्मू कश्मीर, मुझे कभी कभी लगता था कि कश्मीर के साथ उनका ताल्लुक जम्मू से भी ज़्यादा है। क्या आपका कोई कांटेक्ट है कश्मीर के साथ? कभी जाती हैं वहाँ पे? कोई हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अभी जो पिछले साल हुई, उस पर हमने वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से, उससे पहले यहाँ से हम कटरा गए, कटरा से हमने वंदे भारत ट्रेन ली, हम कश्मीर पहुँचे। और अमरनाथ यात्रा जो है, हम गए थे और हमारी सहेली, उनका नई शादी हुई थी तो उनके हस्बैंड के साथ गए थे, हमारी जीजा जी के साथ। तो क्या हुआ कि हमसे थोड़ा सा पहले वो, जहाँ पे आपको पता है बीच में अगर आप अमरनाथ यात्रा करते हैं तो वहाँ पे चाय के लोगों ने अपने दुकानें जैसी बनाई है मेकशिफ्ट, तो वो हमसे पहले पहुंच गए। तो उनसे जो वहाँ पर व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि आपकी जो सहेली है वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो अभी बस आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो राणा साहब की बेटी है। तो मेरी सहेली ने उनको, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा हाँ, कहते वो आया करते थे यहाँ पे, कहते वो जैसे ही आएंगी तो उनको बोलना मेरे से मिले। तो जैसे मैं वहाँ पहुँची तो 10-15 मिनट का ही फ़र्क रहा होगा, तो जैसे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे कर रहे थे यार। तो ये है जो प्यार राणा साहब, जो चाय वहाँ दे रहे थे, उनको याद है कि राणा साहब आए थे। तो लोगों का प्यार, आशीर्वाद बहुत है। पर रही बात जब आप सियासी तौर पे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, आपके साथ बैठकर इस प्रकार से बात हम कभी करेंगे, ये तो हमारी कभी सोच में भी नहीं था, मेरी वाइल्डेस्ट ड्रीम जैसे कहते हैं उसमें भी नहीं था। तो अब मैंने डोर जो है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ी, जहाँ पे अब उन्होंने लेकर जाना है, क्योंकि मुझे लगता है क्या कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये है कहावत। तो अब जो ऊपर वाले ने सोचा है वो हमने उनके हाथ में छोड़ा है।
और मुझे लगता है कि राणा साहब अब माता वैष्णो देवी जी के चरणों में हैं। अब वो दोनों मिलकर आगे की रूपरेखा क्या बनाते हैं उसमें अब हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। जहाँ ऊपर वाला लेकर जाएंगे हम वहाँ जाने के लिए मंजूर हैं। शुक्रिया। नाजरीन, ये थी दिव्यानी राणा जो मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं भारतीय जनता पार्टी की, नगरोटा से मुंतखब हुई हैं पिछले साल और अभी ये पहले ही टर्म में हैं। और आपने इनके ख्यालात को आज सुना, आपकी इनकी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने खुद तफसील से आपको बता दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए शुक्रिया और दिव्यानी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद।